हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को पढ़ेंगे जो क्लास 9 का है। ठीक है, सॉरी, हाँ, जो क्लास 9 का है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है ना, ये चैप्टर है, आप लोगों के बुक में भी होगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो कोई भी रेफरेंस बुक हो, उसमें जरूर होगा ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जो फाइनल पोर्शंस के बेसिस पर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्लास 9 का ये है, क्लास 9 के बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है ना, हम लोग मतलब अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे ताकि अच्छा भी लगे और एक ही वीडियो में हम लोग को पूरा का पूरा, जैसे होता है ना, एक पूरा का पूरा वीडियो हो गया 3 घंटा 4 घंटा का, वैसा उतना लंबा वीडियो नहीं रखेंगे हम लोग। थोड़ा छोटा सा वीडियो ही रखेंगे और उसको हम लोग समझते जाएंगे टॉपिक वाइज। एक वीडियो में 2-3 टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कैसे आया था, और उसमें थोड़ा सा चैप्टर भी देखेंगे हम लोग, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो इंट्रोडक्शन है वो सब चीज़ देखते चलेंगे। चलिए, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शंस पार्ट। इंट्रोडक्शंस तो आज हो ही जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 चीज़, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज देखेंगे, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज देखेंगे। तो ये 4 टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, फिर होगा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और जब ये रदरफोर्ड वाला पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि होगा फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, फिर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये इंपॉर्टेंट, ये जो 4 टॉपिक जो निकला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसी में हम लोग बोर्स-ब्यूरी स्कीम भी पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, मास नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन ऑफ एटम में हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम और हाउ वेयर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है ना, अलग अलग ऑर्बिट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो रिलेशन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे, फिर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस। उसके बाद मोर इंपॉर्टेंट है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में तो रखा हुआ है, पक्का ही आना है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, ये इंट्रोडक्शंस पार्ट पूरा का पूरा समझ लेंगे, और चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज को हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शंस का। क्या है, ये है डाल्टन साहब। ठीक है ना, डाल्टन साहब ये बड़ा चिंतित है, बट चिंतित होना इनका लाजमी है, क्योंकि इनका जो बताया गया था, जो आगे जाकर थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था, तो इनको पता नहीं क्या हो गया, इसलिए चिंता में बैठ गए हैं। ठीक है, चलिए, अब इनका कहना क्या था। ही स्टेटेड दैट, आई होप कि आपको सब दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। ही स्टेटेड दैट द स्मॉलेस्ट एंड द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। इनका कहना था, ये इनका कहना था, और ये बोले भी थे कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा और अल्टीमेट अनडिविजिबल, ठीक है ना, पार्टिकल जो होता है ना, वो एटम होता है। इनका कहना यही था सिंपली। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, और भी कहना था, और भी बहुत सारा चीज़ बोले थे। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स और अलाइक एंड दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। इनका कहना था कि एटम जो सेम एलिमेंट्स का होता है, अगर इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो भी एटम है वो सब सेम है, ठीक है ना, और अलाइक है, एंड सेम एलिमेंट और अलाइक, एंड दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, और अदर एलिमेंट्स के एटम से डिफरेंट होंगे। इनका ये कहना था, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और अलाइक एंड दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। ठीक है, लैटर, बट थोड़ा समय हुआ, समय बीता, थोड़ा और भी लोग आए, बाद में इट वॉज फाउंड दैट द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट में ऑल्सो बी डिफरेंट। ठीक है ना, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि किसी एलिमेंट के अंदर जो हम लोग एटम जो देखते हैं, जो एटम जो होते हैं ना, वो भी अलग अलग थे, डिफरेंट पाए गए थे, फाइंड किया गया था, पाया गया था। देखिए कि एक एलिमेंट्स के अंदर भी बहुत सारा एटम जो डिफरेंट बिहेवियर का है, तो आखिर कैसा भाई।
ठीक है ना। अब बात उठता है वेदर एटम इज रियली द स्मॉलेस्ट पोर्शंस ऑफ द मैटर एज बीन स्टेटेड बाय डाल्टन। कहने का मतलब कि अब जो डाल्टन साहब का जो कहना था कि एटम जो है सबसे छोटा पोर्शन है किसी भी मैटर का, क्या ये कहना उनका सही था भी या नहीं था, उन पर प्रश्न उठने लग गया। अब यही प्रश्न उठा, दिस इंडीड पोज्ड मेजर चैलेंजेस टू अ साइंटिस्ट ऑफ द एरा, साइंटिस्ट ऑफ दैट एरा। अब उस एरा में जो भी साइंटिस्ट थे उन लोग के लिए समस्या बन गया, बड़ा चैलेंजेस बन गया भाई, कि इनका कहना है कि कुछ है ही नहीं और फिर कुछ फाउंड किया गया। क्या फाउंड किया गया था भाई, कि द एटम्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स में ऑल्सो भी डिफरेंट हो रहा है, अलग अलग तरीके का निकल रहा है। तो ये सब बड़ा दिक्कत होने लग गया, लोगों को परेशानी होने लग गया, साइंटिस्ट लोगों को। दिस मिस्ट्री वॉज सॉल्व। अब देखो ये मिस्ट्री सॉल्व भी किया गया। कैसे सॉल्व हुआ? दिस मिस्ट्री सॉल्व टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बाय साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, वोर एंड मेनी मोर। ठीक है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू ये मिस्ट्री को सॉल्व किया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं क्या, जे थॉमसन थे, गोल्डस्टीन थे, रदरफोर्ड थे, चैडविक थे, वोर थे, बहुत सारे और भी थे। ये सब मिलकर ये मिस्ट्री को सॉल्व किए। अब ये लोग सॉल्व क्या किए, क्या सॉल्व किए, अब यहाँ देख लेते। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, इन लोग का जो पूरा का पूरा जो रिसर्च था, R&D जो ये लोग किए थे, रिसर्च किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, ये सब चीज़ करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, इज कैरिड बाय देम, इट वॉज एस्टैब्लिश दैट एटम इज नॉट एज सिंपल एज वॉज प्रिडिक्टेड बाय डाल्टन। अब ये लोग सीधा बता दिए, यानी कि कौन कौन लोग थे, जे थॉमसन थे, गोल्डस्टीन अंकल थे, रदरफोर्ड अंकल थे, चैडविक थे, ये सब लोग जो थे ना, ये इन लोग के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव्ड हो गया, रिजल्ट आया कि एटम जिनको डाल्टन बोल रहे थे कि सबसे छोटा पार्ट है, वो सबसे छोटा पार्ट नहीं है। ठीक है, अब इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर। अब ये लोग जो मिल के जो रिसर्च किए थे उनमें ये बात निकल के आया कि जो एटम जो है मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुछ और पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ये 3 चीज़ थे अलग अलग। ठीक है, इतना चीज़, अब इतना ही कुछ नहीं, इतना पर ही सब कुछ खत्म नहीं हो गया, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है अभी। ठीक है, पार्टी शुरू हुआ है अभी, तो बहुत सारा धमाल चलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये स्लाइड समझ में आ गया कि कैसे डाल्टन क्या बोले थे और फिर वो आगे जाकर गलत साबित हुआ, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए और वो अपना अपना रिसर्च बताए और उस रिसर्च के बेसिस पर क्या क्या फाइंड किया गया, उसमें से क्या निकल के आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर के बारे में। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उसके पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और क्या क्या हुआ था, कैसे लोगों का दिमाग घूमा। ठीक है, अब द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर इंडिकेट्स क्वाइट, अब हम लोग देखेंगे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर में जो चार्ज पार्टिकल जो बोले थे, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो था ना, इसके बारे में बात किया जा रहा है। The electrical nature of matter indicated quite early in the form of frictional electricity। ठीक है ना, अब जो मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल नेचर था ना, इसको बहुत जल्दी पकड़ लिया गया था कि आखिर ये चीज़ हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या था। तो ये क्या था भाई, एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल जा रहा था। जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जांपल में, बचपन में भी हम लोग क्लास व्लास में किए होंगे, जो पेन को है बाल में रब करके, ठीक है ना, और छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा को हम लोग चिपकाते थे और चिपक भी जाता था उससे, है ना, चिपक जाता था, लेकिन कुछ टाइम के लिए चिपकता था फिर छूट जाता था। तो वही था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रबिंग 2 आर्टिकल्स टुगेदर, है ना, यहाँ पर कॉम्बिंग वाला एग्जाम्पल था। ठीक है ना, आज भी होता है, हम लोग रब करके जो हेयर्स होता है बॉडी पर, उसको हम लोग चिपकाते तो थोड़ा सा रोआ, जो जिसको हम लोग गूज बम बोलते, वो चीज़ होता है। तो ये सब था रबिंग 2 आर्टिकल्स टुगेदर, ये सब चीज़ पहले पता चल चुका था, बहुत जल्दी पता चल चुका था। प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड एटम, अब ये सब हो क्या रहा था, किसकी वजह से हो रहा था, कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, यानी कि एक एटम है, एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो उसको चार्ज बताया गया। प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन एटम, अब चार्ज है तो चार्ज ही बताया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दिस वाज इंडीड अ प्लेटफॉर्म फॉर साइंटिस्ट वर्क ऑन द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। अब इसके अंदर कुछ तो है, इसी के वजह से लोगों को क्या चला गया, दिमाग चला गया कि अच्छा इसमें बहुत सारा चीज़ है, अब हम लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर को और भी थोड़ा सा इन्हांस करके, डेवलप करके लोगों के सामने लाना होगा। क्लियर। अब इस चीज़ को काम करने के लिए एकदम द पायनियर इन दिस फील्ड, एकदम खतरनाक तरीके से काम कर रहे थे, वो थे जे थॉमसन। वो सब कुछ बताने के लिए, एकदम एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार
हो चुके थे और तैयारी कर भी रहे थे, पूरा का पूरा रिसर्च तैयार कर रहे थे, बता रहे थे सभी लोगों को क्या क्या हो रहा था, अपना थीसिस लिख रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हर एक चीज़ प्रूवन था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस यहाँ पर से बनते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहले देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स वेयर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन इन 1897 में डिस्कवर्ड किया गया था इलेक्ट्रॉन्स को, किसके थ्रू भाई? जे थॉमसन के थ्रू। चलिए भाई, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, वो क्या एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से उनको लगा कि हाँ चलो इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया है, ढूंढ लिए वो, है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब सील्ड एट बोथ एंड्स एंड इट्स फिटेड विद द टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। एक ट्यूब था, ठीक है ना, जिसके दोनों तरफ से लॉन्ग मतलब कि मेटल्स इलेक्ट्रोड लगा हुआ था और ये सील किया हुआ था। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्टेड कर दिया गया, जनरेटर से, ठीक है। द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, ठीक है ना, ट्यूब को कनेक्ट किया गया था वैक्यूम पंप से, जिसके थ्रू एयर को बाहर निकाला जा सके, ठीक है, एज टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर। अब एयर डाला जाएगा तो प्रेशर बनेगा, एयर निकाल लिया जाएगा तो प्रेशर खत्म हो जाएगा। द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विथ एयर, अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में एयर को भर दिया गया, फिल्ड कर दिया गया। एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ही पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर पर पास कराया गया, इलेक्ट्रिसिटी को डाला गया। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चंस की, एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, उसके थ्रू क्या क्या फाइंड किया गया, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब चीज़ बताना पड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा और हो सके तो लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लिख नहीं रहे कुछ पढ़ के तो आप फिर बेकार है, वो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। आप कितना बार ही वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो एक ही वीडियो को 10 बार देख लेते हैं, अगर उतना पेशेंस है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो आपको लिखना ही है, थोड़े वहाँ वीडियो चिपका देना है कि हाँ देख लीजिए वीडियो, मेरा हो गया काम, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। चलिए तो देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन द वोल्टेज इज हाई एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वोल्टेज हाई रखा गया और प्रेशर को रखा गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, नो इलेक्ट्रिसिटी कुड फ्लो थ्रू एयर। अब इसके थ्रू, इस एयर के थ्रू हम लोग को कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हुए नहीं दिखा। दूसरा, व्हेन द वोल्टेज इज हाई एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 mm ऑफ Hg, यानी कि वोल्टेज को हाई रखा गया, अब यहाँ से हवा को निकाला गया और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया गया 1 mm ऑफ Hg, ठीक है ना, Hg यानी कि मर्करी। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूबलाइट वॉज इमिटेड इनसाइड ट्यूब, अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलना स्टार्ट होने लग गया, मतलब वो इमिटेड करने लग गया, दिखने लग गया थोड़ा सा ग्लो टाइप का, हल्का हल्का। When the voltage is high and pressure is reduced to 0.001 mm, यानी कि अब प्रेशर को बहुत कम कर दिया गया है, तब देखा गया कि walls of discharge tube opposite to cathode start glowing with a greenish light called fluorescence, बहुत कम कर दिया गया तो देखा गया, तो इसके अपोजिट में जो था वॉल जो था ना वो ग्रीनिश, यानी कि वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग विथ अ ग्रीनिश लाइट कॉल्ड फ्लोरेसेंस, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंस का नाम दिए, ठीक है। ग्रीनिश लाइट ग्लो कर रहा था, जैसे रेडियम वेडियम कैसे चमकता है उस टाइप से। The fluorescence is due to the bombardment of walls tube by rays emitted from cathode। अच्छा, इस पर जो लाइट जो आया था, जो फ्लोरेसेंस जो क्रिएट हुआ था, क्यों हुआ था, इधर से कैथोड रेस, कैथोड के टर्मिनल से, यानी कि कैथोड के तरफ से, कैथोड का मतलब नेगेटिव टर्मिनल और एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इधर से जो रे निकला था, ये जब यहाँ पर टकराया तो यहाँ फ्लोरेसेंस क्रिएट हुआ, तो ये कहाँ से आया था भाई, कैथोड रे के तरफ से आता था, इमिटेड फ्रॉम कैथोड, दीज आर नोन एज कैथोड रेस, कैथोड के तरफ से निकल रहा था इसलिए इसको कैथोड रे बोला गया। दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और ये क्या कंसिस्ट कर रहे थे, क्या अपने पास रखे हुए थे, चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यही था इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या था, इस रे के अंदर इलेक्ट्रॉन था, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन इनको मिल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, यानी कि अब कैथोड रे का अब मिल तो गया है, अब उसका गुण को भी देख लेते हैं।
सबसे पहला, कैथोड रेज आर इमिटेड आइदर फ्रॉम द मेटल विच कॉन्स्टिट्यूट्स कैथोड और फ्रॉम द गैस इंक्लूड्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब देखो कैथोड रे कहाँ से आ रहा भाई, तो कैथोड टर्मिनल से आ रहा था, इसलिए इसको कैथोड रे बोला गया। और गैस, जो गैस इंक्लूड्स था उस पर भी डिपेंड करता है उस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस लिया गया, कैसा लिया गया। इमिटेड आइदर फ्रॉम द मेटल विच कॉन्स्टिट्यूट्स कैथोड और फ्रॉम द गैस इंक्लूड्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब। या तो उस कैथोड टर्मिनल से आ रहा होगा या तो वहाँ जो गैस लिया गया उसके थ्रू से निकल रहा होगा। चलिए दूसरा में आते हैं, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ आएगा कैथोड रेज। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज में क्या था भाई, कैथोड रे जो आ रहा था इधर निगेटिव था और इधर पॉजिटिव था, तो कैथोड रे जो आ रहा था, ये जो निकल रहा था इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज था, इसमें क्या था, निगेटिव चार्ज था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन बोले थे, जिसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन बोले थे। ठीक है, चलिए उसके बाद था, व्हेन कैथोड रेज आर मेड टू स्ट्राइक ऑन अ मेटल इट गेट्स हीटेड। जब कैथोड रे किसी मेटल शीट पर पड़ता, जब कैथोड रे किसी मेटल शीट पर पड़ता तो इसको क्या कर देता, थोड़ा सा हीट कर देता, थोड़ा सा गर्म कर देता है। उसके बाद है, कैथोड रेज कैन पास थ्रू अ वेरी थिन फिल्म ऑफ मेटल। अगर बहुत पतला थिन फिल्म ऑफ मेटल ले लेते हैं और इसमें कैथोड रे पास कराया जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है, क्या करता है, यहाँ से ऐसे आके निकल जाता है। हाँ, नेक्स्ट में देखते हैं, कैथोड रेज फॉर्म डिफ्यूजेज स्पॉट्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म। देखिए फोटोग्राफिक फिल्म निगेटिव जो होता है ना, निगेटिव जो पहले कैमरा में जो आता था उसमें नहीं होता है, तो पहले बहुत ज़्यादा दिन फोटो रख दिया जाता था तो उस पर क्या हो जाता था कि ये थोड़ा सा फॉग टाइप का, कुछ क्लाउड टाइप का क्रिएट हो जाता था। तो अगर कैथोड रे किसी निगेटिव पर पड़ता है, फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, उस पर क्लाउडी जैसा एक फॉगिंग टाइप का बना देता है। ठीक है, जिसको हम लोग फॉगिंग बोलते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर फॉगिंग हम लिख दिए। ठीक है, चलिए उसके बाद है, व्हेन कैथोड स्ट्राइक अगेंस्ट ग्लास सरफेस ऑन अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड दे प्रोड्यूस अ ग्लो नोन एज फ्लोरेसेंस। ठीक है, अगर जिंक सल्फाइड का कुछ भी है, जिंक सल्फाइड का अगर कुछ भी है, ZnS जिसको बोलते हैं, अगर कुछ भी और इस पर आ रहा है, कुछ कैथोड रे टकरा रहा है, तो इसको क्या कर देता है, ग्लो कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, व्हेन कैथोड रे, यहाँ पर कैथोड होगा, ठीक है ना, फिर व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल लाइक टंगस्टन, कॉपर, मॉलिबेडनम एटसेट्रा द प्रोड्यूस एक्सरेज। अगर कॉपर को, अगर सॉरी कैथोड रेज को, अगर कैथोड रेज को स्ट्राइक किया जाता है किस पर, टंगस्टन पर, कॉपर पर, मॉलिबेडनम पर, ठीक है ना, ये सब पर, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सरे प्रोड्यूस करता है। एक्सरे का यूज़ तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे हम लोग कराते हैं ना, हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे होता है, बहुत सारा चीज़ में ऐसा करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस में आ जाएगा, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे समथिंग, तो फिर उसको आप लोग को ध्यान से रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी ध्यान में रखना होगा कि कैथोड रेज हो जाता है ना, वो डिफ्लेक्टेड हो जाता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर और कैथोड रे ऐसे आ रहा है, तो इससे डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। चलिए ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे। अब बात करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला, फ्रॉम द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। जब कैथोड रेज को के प्रॉपर्टी को स्टडीज किया गया तो इट वाज कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड निकला, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज में क्या होता है, एक निगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल है और जिसको हम लोग नाम दिए हैं इलेक्ट्रॉन। और ये नेमिंग जो सजेस्ट किया गया था ना, वो G.J. स्टोनी के थ्रू किया गया था। ठीक है ना, G.J. स्टोनी, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन्स का मीन, इसका मतलब निकाला गया था कि एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का एटम इसको बताया गया, किसको भाई, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना, फिर लैटर में आगे जाकर फिर ये नेम एक्सेप्टेड कर लिया गया J.J. थॉमसन के थ्रू, J.J. थॉमसन के थ्रू। द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल E माइनस B लिख देते हैं, कहीं कहीं E भी सिर्फ लिखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत
नहीं है। तो अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है, तो एन इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम विच कैरीज नेगेटिव चार्ज रिगार्डेड एज यूनिट नेगेटिव चार्ज, एक मान लिया जाएगा, एंड नेग्लिजिबल मास, यानी कि मास उसका नेग्लिजिबल होता है, और अगर देखा जाए चार्ज तो यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज का वैल्यू यहाँ पर लिखा दिया गया है 1.60, आप लोग को 1.603 तक याद रखिए, चाहे 602 भी बोल सकते हैं। तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एंड 9.1 इंटू 10 टू द पावर -13 किलोग्राम्स, दैट इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये हो गया आपका चार्ज और ये हो गया मास। क्लियर है, कंक्लूजन भी हो गया। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज और मास आखिर आया कैसे, कैसे लाया गया, ठीक है, ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड द मिलीकेन, एक मिलीकेन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जो कि अपने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसको आप लोग ना क्लास 11th में पढ़ोगे, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट उसमें बताया गया है अच्छे से, ठीक है ना, हम लोग को उतना ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं है, तो 11th का सब्जेक्ट हम इसमें क्यों पढ़ें, बस हम लोग को ये जान लेना है कि एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था मिलीकेन थ्रू के द्वारा, साइंटिस्ट मिलीकेन थ्रू के द्वारा, और उसी से पता चला था कि इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन में हम लोग हमेशा निगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज आल्सो डिटरमाइंड बाय सूटेबल मेथड 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये भी रखा गया था, और सॉरी ये भी कोई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनाया गया था, कोई सूटेबल मेथड के थ्रू, और जिससे पता चला कि मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अच्छा, ये भी बोला गया कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना यूनिवर्सल पार्टिकल है, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वह किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मेटल, चाहे किसी भी एटम के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, वैल्यू रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। दिस वॉज रिगार्डेड एज नेग्लिजिबल, यानी कि इसको, इलेक्ट्रॉन को, दिस वॉज रिगार्डेड एज नेग्लिजिबल एंड वॉज एक्चुअली नियरली 1/1840 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, एकदम इसका मास जो था ना वो नेग्लिजिबल था, लगभग 1/1840 टाइम्स, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम के मास के। तो आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद, इसके बाद इधर आते हैं, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिवाइडेड बाय इट्स, यानी कि लेटर जाकर आगे हुआ, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, डिवाइड किया गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, to calculate the mass ratio also called E by M ratio, चार्ज बाई मास रेशियो फाइंड किया गया E by M रेशियो। तो E का वैल्यू यहाँ लगाया गया और M का वैल्यू यहाँ लगाया, उसके बाद जब इसको सॉल्व किया गया तो आया 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर kg, कूलम पर kg, ये E by M रेशियो है। इसका यूज़ न्यूमेरिकल में फिलहाल तो नहीं होगा, बट आगे क्लासेस में आप लोग जाओगे 11th में 12th में, तो वहाँ E/M रेशियो यूज़ होता है, दैट इज़ 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर kg। तो ये चीज़ था इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इतना सारा चीज़ हम लोग आज जो पढ़े वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड था, इलेक्ट्रॉन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का कहानी समझ में आ गया होगा, शुरुआत से, इंट्रोडक्शन से। ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी हो गया एक तरीके का, और इसमें हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस कर लिए जो कि था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स तक को भी भेज दीजिएगा, क्योंकि उनका भी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा, इसमें भी कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और भी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।